नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रखें। नीट छात्रा संवेदना की मौत का ये मामला है। एसआईटी ने केस में पॉक्सो एक्ट जोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया। अब केस की सुनवाई पॉक्सो की विशेष अदालत में होगी। अब तक ये केस सामान्य कोर्ट में थी। एफएसएल रिपोर्ट में स्पर्म मिलने और मृतक के नाबालिग होने की वजह से देखिए पॉक्सो एक्ट जोड़ने की अनुमति मिल चुकी है और कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद जोड़ा गया है पॉक्सो एक्ट। ये एक बहुत बड़ा अपडेट आपको इस पूरे मामले में दे रहे हैं। परिजन लगातार इसकी मांग कर रहे थे। अब देखिए, जब सर्टिफिकेट में छात्रा की उम्र को लेकर यह बात साफ हुई कि वो 17 साल 4 महीने की थी जिस दिन ये पूरी घटना हुई थी, उसके बाद से पॉक्सो एक्ट जोड़ने की बात सामने आ रही थी और अब ये साफ हो चुका है कि संवेदना की मौत मामले की जांच अब पॉक्सो एक्ट के तहत की जाएगी। ये विशेष अदालत में अब सुनवाई चलेगी। पॉक्सो की विशेष अदालत में सुनवाई की जाएगी। अब तक ये केस सामान्य कोर्ट में था और एफएसएल की रिपोर्ट में स्पर्म और इसके साथ ही मृतका के नाबालिग होने की वजह से पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया। नीट छात्रा से रेप और संदिग्ध मौत मामले में बड़ी खबर जो है वो हम बता रहे हैं। इस केस में जो है वो पॉक्सो एक्ट कोर्ट के आदेश के बाद जो है वो जुड़ गया है। एसआईटी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और पॉक्सो एक्ट जोड़ने की जो है अनुरोध किया था, जिस पर कोर्ट ने ग्रांट किया। और इसके पीछे जो एसआईटी ने तर्क दिया वो ये एसआईटी का तर्क था कि जो मृतक है उसके अंडरगारमेंट्स से स्पर्म जो है वो पाए गए हैं, पुरुष के स्पर्म पाए गए हैं और चूंकि वो 18 वर्ष से एज कम है उसका, तो ऐसे में इस केस में पॉक्सो एक्ट जोड़ा जाए, जिसके बाद कोर्ट ने जो है पॉक्सो एक्ट जोड़ने की अनुमति दी और अब यह पूरा केस जो है वो पॉक्सो कोर्ट में चलेगा। पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि फिलहाल एसआईटी जो है इस पूरे मामले को लेकर के जांच जो है वो कर रही है। अब तक लगभग 25 लोगों का जो है वो डीएनए जांच के लिए जो ब्लड सैंपल जो है वो लिए गए हैं। दूसरी तरफ जो टीम है वो अलग अलग बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अब चूंकि यह मामला जो है वो पॉक्सो से जुड़ गया है, तो इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो पॉक्सो कोर्ट में ही होगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपके सामने बड़ी खबर रखते हैं। गोपालगंज में 2 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठा लिया है। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने कहा कि आरोपी मोहम्मद शारी को जल्द से जल्द सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी मोहम्मद शारी को पॉक्सो एक्ट के तहत 10 दिनों के अंदर स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ घटना से गुस्साए लोगों ने उस मकान में भी तोड़फोड़ की जहां पर आरोपी किराए पर रहता था। दरअसल ये घटना 26 जनवरी की शाम की है। फिलहाल बच्ची का पीएमसीएच में इलाज चल रहा है और इस मामले में भरोसा दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और दोषी को सजा दिलाई जाएगी। आरोपी मोहम्मद शारी के घर पर हमला भी किया गया है। आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ की है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल बच्ची पीएमसीएच में भर्ती है जहां पर उसका इलाज हो रहा है और लगभग 2 साल की बच्ची के साथ सारे वैज्ञानिक साक्ष्य इसमें मिले हैं। बायोलॉजिकल सैंपल्स भी कलेक्ट हुए हैं, घटनास्थल से भी साक्ष्य मिले हैं। जैसे ये केस पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, केवल एफएसएल की रिपोर्ट आएगी। अपराधी को अब जेल भेजा जा रहा है और जैसे एफएसएल की रिपोर्ट आएगी उसके बाद चार्जशीट कर करके उसको तत्काल सजा दिलाने का काम करेंगे। हम लोगों ने स्पीडी ट्रायल सेल के इंचार्ज डीएसपी लाइन को बनाया है। गोपालगंज में दरिंदगी की शिकार हुई 2 साल की मासूम बच्ची के मामले में गोपालगंज पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने यह कहा है कि जो आरोपी है मोहम्मद सारिक, यूपी के बिजनौर का रहने वाला, उसके ब्लड सैंपल लिए गए हैं और एफएसएल के साथ साथ वैज्ञानिक जांच कराई गई है और सबूत को एकत्रित करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस जो है चार्जशीट सौंपेगी और 10 दिनों के अंदर आरोपी को पॉक्सो एक्ट में सजा दिला है। गोपालगंज के एसपी ने मासूम बच्ची के साथ हुए दरिंदगी के मामले में ये बयान दिया है और कहा है कि जो आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए गोपालगंज पुलिस लगातार काम कर रही है। पड़ोसी थे और जिस मकान में युवक रहता था उस मकान में लोगों ने तोड़फोड़ किया था। हालांकि गोपालगंज पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है और आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज चुकी है और अब 10 दिनों के अंदर उसे पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाने के लिए पहल की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपाल।
और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बताते हैं, जहां पर सिविल कोर्ट में युवक को जांच के दौरान हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। युवक सिविल कोर्ट के गेट नंबर 1 से जाने का प्रयास कर रहा था और जांच के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने हथियार के साथ उसकी गिरफ्तारी की है। पूरे मामले के बाद सिविल कोर्ट की सुरक्षा पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है। एसएसपी खुद सिविल कोर्ट पहुंचे। गिरफ्तार युवक का नाम पीयूष बताया जा रहा है, जो कि हथियार लेकर सिविल कोर्ट में दाखिल होने की कोशिश में था। युवक के साथ एक और संदिग्ध था, जो कि फरार हो गया। एसएसपी ने कहा कि जांच हो रही है और इस पूरे मामले को हम खंगाल रहे हैं। पे कोर्ट में जो पुलिस की फोर्स लगी रहती है, उन्हीं के द्वारा जब चेकिंग किया गया तो एक व्यक्ति के पास से हथियार बरामद हुआ। हथियार और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। इसलिए अभी पूछताछ करना बाकी है। इनको द्वारा बताया गया था कि एक और व्यक्ति है इनके साथ, उसकी पहचान करना भी बाकी है। उसके हम लोग तलाश कर रहे हैं और जो व्यक्ति पकड़ाया है इससे गंभीर पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि ये क्या करने आया था और क्या निशाना था इनका यहाँ पे। अभी जो हथियार के साथ मिला है तो लग ही रहा है कि यहाँ कोई बड़ी घटना करने आ रहा था। ये इसके साथ ही पकड़ा जाता है और जब इनसे गंभीर पूछताछ होगी तभी क्लियर हो पाएगा क्या। बड़ी खबर है राजधानी के सिविल कोर्ट से। पटना सिविल कोर्ट में आज जांच के दौरान एक व्यक्ति हथियार के साथ पकड़ा गया। हम अभी सिविल कोर्ट में हैं और उस घटना के बाद सिविल कोर्ट की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है और लगातार इससे पहले भी कुछ दिन पहले ही सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। और यही नहीं, आज राज्य के कई सिविल कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी मिली है। तो ऐसे में ये घटना काफ़ी बड़ी हो जाती है कि एक युवक पहुंचता है हथियार के साथ सिविल कोर्ट में जाना चाहता है। हालांकि पुलिस की जांच व्यवस्था के द्वारा वो पकड़ा जाता है। एसएसपी खुद पहुंचते हैं, पूरी जांच होती है। एसएसपी का ये भी कहना है कि युवक पकड़ा गया है, उससे पूछताछ जारी है। एक युवक उसके साथ और था, वो भाग चुका है, उसकी भी जांच की जा रही है, तलाश की जा रही है। हमारे साथ कुछ वकील हैं जो कोर्ट के वकील साहब, क्या हुआ था? लगातार पटना सिविल कोर्ट में कभी बम की धमकी मिलती है, कभी युवक हथियार के साथ जाने लगता है, क्या हुआ था आज? सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर जो 2-3-4 बार जो पटना सिविल कोर्ट में बम उड़ाने की धमकी है, अभी आज जो कांड हुआ है ये काफ़ी बड़ी घटना होने से बचा। ये कहीं ना कहीं एक हम लोगों के डर का माहौल है। इसके लिए सरकार को यहाँ सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। यहाँ के प्रशासन जितना वो तो सतर्क हैं, वो अपना ड्यूटी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना अपराधियों में दम हो गया है, इतना उन लोग का हौसला हो गया कि लोग कोर्ट में हमेशा आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के संगीन का मामला है। दिन रात हम लोग कोर्ट परिषद में घूमते हैं, आम पब्लिक भी। तो जिस तरह से घटना हुई है, जो यहाँ के वकील हैं वो काफ़ी दहशत में हैं। लगातार इस तरह की घटना हुई। आज खुद राज्य के कई सिविल कोर्ट को जहां बम से उड़ाने की धमकी मिली है और पटना सिविल कोर्ट में हथियार के साथ युवक पकड़ा जाता है, तो एक बड़ी घटना थी। हालांकि यहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने युवक को पकड़ लिया है। जो सिविल कोर्ट की सुरक्षा फिलहाल कड़ी कर दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और अगली बड़ी खबर जहानाबाद से, जहां गुलाबगंज बाजार में पुलिस प्रशासन पर पथराव की खबर है। बाजार में अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस की टीम। पथराव में पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त बताई जा रही है और पथराव में पुलिस जवान को भी चोट आई है। कहा जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन उससे पहले लोगों ने विरोध शुरू किया और पुलिस टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया गया। कोर्ट के आदेश के साथ ही पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी, लेकिन जहानाबाद में पुलिस टीम पर किस तरीके से पथराव किया गया उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों की नाराजगी थी कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनकी दुकानों को हटाया जा रहा है और रोजी रोटी पर यह संकट है। लेकिन अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की टीम तब पहुंची जब कोर्ट का आदेश था। पहले से लोगों को कहा गया था कि वो अपनी दुकानें यहां से हटा लें, लेकिन बावजूद जब यह अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो पुलिस की टीम बुलडोजर के साथ वहां पर पहुंची, जहां पर पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। अन्य उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा मुझे यहाँ दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। यहाँ पर जो रैयत के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो उसके लिए मुझे यहाँ विधि व्यवस्था के संधारण के लिए भेजा गया है और यहाँ पर जो कुछ मिसक्रिएंट्स हैं उनके द्वारा पत्थर चलाया जा रहा है तो उन लोगों ने अतिरिक्त बल की मांग की है। अतिक्रमण नहीं, यहाँ पर जो रैयत है उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया है। उसके आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था, मुझे दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है, उसे हम कार्य करेंगे। और महिला बीपीएससी शिक्षिका प्रिया भारती की मौत मामले में नया मोड़ आ चुका है। शिक्षिका के पति ने दाह संस्कार से पहले ही शव को नाव से ले जाकर नदी में प्रवाह कर दिया था।
जिसका एक वीडियो सामने आ चुका है। और घटना के बाद मृतक शिक्षिका के परिजनों ने प्रिया की मौत की वजह सुसाइड मानने से इनकार कर दिया है। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा दिया गया है परिजनों की तरफ से। शिक्षिका की मां ने बताया कि प्रिया को 3 माह की बेटी थी, जिसे उसकी सास ने अपने साथ नहीं ले जाने दिया, और ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। इसको हत्या किया गया है। हत्या, वो मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं थी, इतनी स्ट्रांग थी मेरी बेटी, वो आत्महत्या कर नहीं सकती है। 10 आदमी को संभालने वाली थी 10 मुसीबत में, उतनी मेरी बेटी कष्ट झेल करके खड़ी हुई है, वो आत्महत्या नहीं कर सकती है। वो बुलाए हमको, बोले आप कौन हुए? हम बोले हम हस्बैंड हैं। तो वो महिला अपने आप को ख़त्म कर ली। हम पूछे भी कि आपको कैसे पता? तो कुछ लोग जा करके, और पहला 2 गेट था, पहला गेट लॉक था और उस तरफ से घुसे हैं, दूसरा गेट जो है खुला हुआ है, वो लटकी हुई है। हम बदहवास हुए, हम दौड़ के भागे, वो आदमी लोग रोके भी हमको। बॉडी हम लोग लेके अपने मतलब विधि विधान पूर्वक अपने घर को जाने की तैयारी में थे, तो हम लोग रास्ते में मतलब इन लोगों ने रोक लिया और हम लोगों पर दबंगता पूर्वक विधि विधान के खिलाफ जाके इन्होंने कोनहारा घाट पे ही नाव से ले जाके बीच नदी में लाश को प्रवाहित करवा दिया। 26/1/26 को कटारा थाने को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सेहान वार्ड नंबर 8 में किसी महिला के द्वारा आत्महत्या कर लिया गया है। पुलिस वहां पर पहुंची, FSL टीम को भी बुलाया गया, मृत महिला को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। मृतिका का नाम प्रिया भारती है और यह खाजे चांद छपरा मिडिल स्कूल में शिक्षिका थे। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है और एक मोबाइल बरामद हुआ है। मोबाइल में एक 45 मिनट का वीडियो भी है। घटना की छानबीन की जा रही है। उनके परिजनों के द्वारा अब तक कोई आवेदन नहीं दिया गया है। और अगली खबर आपके सामने बेगूसराय से रख रहे हैं, जहां साधु के वेश में दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है। नीम चांदपुरा थाना क्षेत्र के कुसम हौद गांव में 60 साल के व्यक्ति ने झाड़ फूक के बहाने महिला के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की पहचान दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना निवासी अरविंद लाल देव के रूप में की गई, जो साधु बनकर भिक्षाटन करता था। पुलिस के अनुसार आरोपी पिछले 10 दिनों से गांव में रह रहा था। 25 से 26 जनवरी की रात महिला के घर में घुसकर वारदात को उसने अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस की टीम को जानकारी दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, मेडिकल जांच कराई गई और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घर कहाँ हुआ? इसी जगह तो रहते हैं। इसी जगह हम सब से अपना ड्यूटी करते हैं, अपना भिक्षाटन करते हैं बस। वहाँ किस लिए गए थे? किसमें हो क्या? मांगने चांगने वाला काम करते हैं, मांगते हैं तो मांग करके अपना जीवन गुजरते हैं। एक तथाकथित साधु के वेश में रहने वाले व्यक्ति अरविंद लाल देव उम्र 60 वर्ष द्वारा एक 25 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार करने की घटना प्रकाश में आई है। इस घटना की सूचना 26 जनवरी को शाम में नीमा चांदपुरा थाना पुलिस को दी गई, जिसके पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों का पीड़िता एवं आरोपी का मेडिकल जांच करा लिया गया है। साथ ही FSL की टीम भी घटनास्थल पर आकर जांच कर चुकी है। और अगली बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां चर्चित मुखिया सुखल मुशहर हत्याकांड में जेल से बाहर निकले अभियुक्त को गोली मारने की खबर आ रही है। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के पास की बताई जा रही है। घायल सुमित सिंह को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जिसकी हालत खतरे से बाहर है। थावे थाना क्षेत्र के धतीवना गांव के रहने वाले जख्मी सुमित सिंह से पूछताछ कर पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। गोपालगंज के चर्चित मुखिया सुखल मुशहर की हत्याकांड के मामले में जेल से बाहर निकले आरोपी सुमित सिंह को गोली मारने की खबर आ रही है। मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना और नरैनिया के बीच ये वारदात हुई है और इस वारदात में जो सुमित सिंह है उन्हें बाएं हाथ में गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए इस वक्त सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन इस घटना के बाद से गोपालगंज पुलिस अलर्ट हो गई है। चूंकि बीच शहर में गोलीबारी की वारदात होने की खबर मिली, उसके बाद गोपालगंज पुलिस अलर्ट हो गई। हम सिवान जा रहे थे, अपने मित्रों को देखने, वहाँ हॉस्पिटलाइज है, तो उन्हीं को देखने जा रहे थे। उसी
पीरियड उसी पीरियड में नरैनिया पेट्रोल पंप के आसपास में थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा आगे वहीं पे जो है आकाश हमको गोली मारा। आकाश बाइक पे पीछे बैठा था, सुशील जो है गाड़ी चला रहा था, हेलमेट लगाया था। और ये जो घटना है प्रकाश सिंह करवाए हैं, इसके पहले भी हम पे गोली चलवाए थे 1 साल पहले। सुमित सिंह है, उनके द्वारा पुरानी रंजिश और राजनीतिक साजिश के तहत घटना को अंजाम दिए जाने का आरोप लगाया गया है। लेकिन गोपालगंज पुलिस की ओर से इस पूरे मामले की जांच की जा रही। घटना के पीछे सच्चाई क्या है, इसकी वजह क्या है। फिलहाल घायल व्यक्ति का इलाज इस वक्त सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है और पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और एक बार फिर सिवान, भागलपुर और मुजफ्फरपुर सिविल कोड को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल ने न्यायिक गलियारों में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। और इसके बाद कोर्ट परिसर को एहतियातन खाली कराया गया है। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सिविल कोड को निशाना बनाए जाने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। एहतियातन कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची। कोर्ट में प्रवेश और निकास पर रोक लगा दी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर सिविल कोड की तस्वीर आप देख रहे हैं, भागलपुर और इसके साथ ही सिवान सिविल कोड की तस्वीरें भी हैं, जहां पर ईमेल के जरिए धमकी दी गई, बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जिसके बाद से वहां पर देखिए डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची, पुलिस की टीम पहुंची, लोगों को अलर्ट किया गया और जानकारी जुटाई गई कि आखिर इस पूरे ईमेल की सच्चाई क्या है। और वहीं सिवान सिविल कोड को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी ईमेल से भेजी गई है और इसके बाद कोर्ट कैंपस में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। खुद सिवान डीएम और एसपी ने सुरक्षा बल के साथ कोर्ट कैंपस का जायजा लिया। माइकिंग के जरिए जानकारी देकर कोर्ट कैंपस को खाली कराया गया और पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। लोगों की तलाशी की गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब डीएम और एसपी खुद मौके पर पहुंचे और इस ईमेल के बारे में जानकारी जुटाई गई कि आखिर ये ईमेल किसने भेजा है और इसके पीछे का मकसद क्या है। इसकी जानकारी अब जुटाई जा रही है। 3 डीएसपी और सारे इमरजेंसी सर्विसेज, फायर, एम्बुलेंस सभी को कैंप कराया और पूरे कैंपस की जांच कराई और किसी प्रकार की कोई इस प्रकार का शिकायत नहीं मिली। बट फिर भी प्रशासनिक सतर्कता बरती जाएगी जब तक ये थ्रेट सबसाइड नहीं कर जाता। और अभी आदरणीय जज साहब के साथ, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के साथ हम लोगों ने कैंपस का भ्रमण किया। कैंपस को और सिक्योर बनाने के लिए, लॉयर्स और लिटिगेंट्स की सिक्योरिटी के लिए कुछ निर्देश दिए हैं डिस्ट्रिक्ट जज सर ने। हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। हम लोगों ने पूरी बिल्डिंग का एएसएल चेक किया है। एएसएल चेक करने के बाद कोर्ट का विधिवत कार्य करवाया जा रहा है और भी डिस्ट्रिक्ट जज सर के माध्यम से जो निर्देश दिए सिक्योरिटी के लिए उसका पालन करवाया जाएगा। सिवान सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जहां कोर्ट कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सख्त कर दिया गया है, वहीं सिवान के डीएम और एसपी कोर्ट का जायजा लिया। कई तरह के सख्त निर्देश दिए क्योंकि मेल के द्वारा सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उसके बाद सिवान के डीएम और सिवान के एसपी आप तस्वीर के साथ देख सकते हैं, जायजा ले रहे हैं कोर्ट कैंपस की सुरक्षा कैसी रहेगी। तो वहीं सिवान के डीएम ने पूरी तरह सुरक्षा की कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौकस कर दिया गया है। तो वहीं सिवान की एसपी ने बताया कि 3 डीएसपी को यहाँ नियुक्ति कर दी गई है। चूंकि मेल के द्वारा बम से उड़ाने के धमकी मिली थी, उसके बाद जहां कोर्ट कैंपस को सुरक्षा पूरी तरह सख्त कर दिया गया है, वहीं पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये जो मेल आया वो किसके द्वारा किया गया। पूरी तरह से मेल को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि मेल किसके द्वारा आया और किनके द्वारा किया गया। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और वहीं बेगूसराय सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला जज ऋषिकांत के सरकारी ईमेल पर कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंची और वहां पर कैंपिंग की गई और माइकिंग से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया, अलर्ट किया गया। उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। के मेल पर यह सूचना आई कि 1:45 में बेगूसराय व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसकी सूचना मिलते ही जिला जज ने फौरन पुलिस कप्तान को इसकी सूचना दी और तमाम न्यायिक कर्मी, अधिवक्ता और न्यायाधीश को इसकी जानकारी देते हुए उनकी सुरक्षार्थ उन्हें एक जगह एकत्रित किया गया। एक धमकी वाला मेल आया था कि कोर्ट में बम हो सकता है, ठीक है। इसी संबंध में हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में जो कोर्ट के बाहरी व्यक्ति थे उनको निकाल के खाली करके चेक कर ले रहे हैं।
और मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया। जिला जज को ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई। सूचना मिलते ही बिहार एसटीएफ, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और जिला पुलिस मौके पर पहुंच गई और जहां पर लोगों की तलाशी ली गई। न्यायिक परिसर सुरक्षा के संबंध में एक विशेष ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं। सुबह डीजे मैम के ईमेल आईडी पर थ्रेट आया हुआ था, बॉम्ब थ्रेट आया हुआ है, तो हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। पूरे परिसर को खाली करा के हम लोग डॉग स्क्वाड और डीएसएमडी से जांच कर रहे हैं और बहुत जल्द जिसने भी मेल किया है उसको हम लोग पकड़ेंगे और जो भी एसओपी का है निर्गत है उसका अनुपालन हम लोग करेंगे। सुरक्षा कारणों से अभी सब कोर्ट को खाली करा दिया गया। हाँ जी, इसको परिसर को पूरा इवैक्यूएट किया गया है और एक एक परिसर की हम लोग अलग से जाँच कर रहे हैं। कि शायद कोर्ट परिसर को किसी ने बम से उड़ाने की धमकी वगैरह दिया है, तो यहाँ पर पूरा पुलिस बल, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो पूरा मुस्तैद होकर के पूरा जांच पड़ताल में लगी हुई है। और जैसा कि जज साहब लोग का आदेश हुआ है कि सिविल कोर्ट को कम्प्लीटली बंद रखा जाएगा और आज का जो तारीख वगैरह है वह तारीख वगैरह नेट पर खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। और बेतिया से बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत की जानकारी है और वन विभाग में हड़कंप की स्थिति बन गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मानपुर जंगल किनारे बाघ का शव बरामद किया गया। वन बैरिया गांव के पास बाघ की मौत की जानकारी मिली है और मौत के कारणों की जानकारी अब जुटाई जा रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक बार फिर एक बाघ की मौत हो गई है। मऊराहा वन क्षेत्र के मानपुर के जंगल से निकलकर रिहायशी क्षेत्र की तरफ बाघ बढ़ ही रहा था कि अचानक खेत की रखवाली के लिए लगाए गए तार ने इस बाघ की जान ले ली। और लगातार हो रही बाघों की मौत के बाद वन विभाग की कार्यशैली पर एक सवाल उठ गया है। सवाल यह कि आखिर कब तक एक एक कर ऐसे ही बाघों की मौत होती रहेगी। और सवाल यह भी कि आखिर बाघों की मौत को रोकने की दिशा में वन विभाग कोई ठोस प्रयास क्यों नहीं करता।